हेलो एवरीवन, नॉलेज हम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर जैसे मैंने कल भी करवाया था ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस। लास्ट जो वीडियो थी हमारी उसके अंदर हमने किया था ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस का मीनिंग किया था, इसके ऑब्जेक्टिव्स किए थे और इसके कुछ फीचर्स थे, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशनल के कुछ और बचते हैं पॉइंट्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस जैसे कि मैंने बताया था, संगठनात्मक प्रभावशीलता जो क्या है, एक मेजरमेंट है, एक माप है किस चीज़ का, कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर अंदर ही आप जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उनको कितने इफ़ेक्टिव तरीके से अचीव करती है। अगर वो आसानी से अचीव कर लेती है ऑब्जेक्टिव्स को तो क्या मानी जाती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिव मानी जाती है। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इफ़ेक्टिव नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है जो आपकी अप्रोचेज़ हैं ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस की, क्या क्या अप्रोचेज़ हैं, क्या क्या इसकी विचारधाराएं हैं, जिसमें फर्स्ट आता है गोल अटेंड गोल अटेनमेंट अप्रोच, लक्ष्य प्राप्ति विचारधारा। ये जो आपकी अप्रोच है ये फ्यूचर से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो आपके फर्म के ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग ये अप्रोच क्या कहती है कि जो मतलब कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, अगर वो अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ ईजिली अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेता है, तो मतलब जो अपने जो उसके लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति आसानी से कर लेता है, आसानी से गोल अचीव कर लेता है, तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या मानी जाएगी, इफ़ेक्टिव मानी जाएगी। अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इजीली मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाती, ठीक है, या उसके पास जो रिसोर्सेज हैं उसके अंदर उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनको अचीव नहीं कर सकती, ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी इफ़ेक्टिव नहीं माने जाएगी। इन अदर केस अगर आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग आपकी जो फर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव कर लेती है, तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो फर्म है, वो क्या मानी जाएगी, इफ़ेक्टिव मानी जाएगी। ये थी आपकी फर्स्ट अप्रोच। उसके बाद सेकंड अप्रोच आती है इनपुट आउटपुट अप्रोच। ये अप्रोच कहती है कि जो मतलब कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज प्राप्त करती है, मीन्स इनपुट करती है, ठीक है। उसके बाद मतलब कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या देती है, जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज लगा लीजिए, वो क्या है आपकी आउटपुट सर्विसेज हम बोल देते हैं, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विसेज लगा लीजिए, या जो मतलब कि आपका कस्टमर है उसको सेटिस्फेक्शन देना। कैसे सेटिस्फेक्शन दोगे, मार्केटिंग से, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो जो आउटपुट और इनपुट अप्रोच है वो क्या कहती है कि जो मतलब कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस है, अगर उसको जानना है, ठीक है, तो मतलब कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसका एक्सपीरियंस लेना भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर ये विचारधारा कहती है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस है वो इनपुट और आउटपुट पे बेस्ड है। अगर इनपुट और आउटपुट आपकी फर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा है, मीन्स जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके साथ अच्छे से सर्वाइव कर रही है, ठीक है, परचेज़ अच्छे से कर ली, प्रोडक्शन अच्छे से कर रही है, ठीक है, सेल्स अच्छे से कर रही है, आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छे से दे रही है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका अच्छा है, तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या मानी जाएगी, इफ़ेक्टिव मानी जाएगी। उसके बाद जो आपकी थर्ड अप्रोच है वो आती है स्ट्रेटेजिक कंस्टिट्यूएंसी अप्रोच, कार्यनीतिक क्षेत्र की विचारधारा। अब ये जो अप्रोच है
ये अप्रोच कहती है कि जो मतलब कि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या बनाएं, स्ट्रेटजी बनाएं, और उन स्ट्रेटजी को कंट्रोल करके अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करके, ठीक है, उनके एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठा के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कीजिए। अगर जो मतलब कि आपने पॉलिसीज़ बनाई हैं, रूल रेगुलेशंस बनाए हैं, जो भी आपने स्ट्रेटजीज तैयार की हैं, किसको ध्यान में रख के, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको ध्यान में रख के जो स्ट्रेटजीज तैयार की हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग जो आपकी फर्म है वो ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव कर लेती है, तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या मानी जाएगी, इफ़ेक्टिव मानी जाएगी। ठीक है, तो इस अप्रोच में क्या कहा गया है कि जो मतलब कि रूल रेगुलेशंस हैं, जो भी आपने पॉलिसीज़ तैयार की हैं, उनकी स्ट्रेटजी तैयार की है, उसके बेस पे क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस को इवेल्युएट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है फंक्शनल अप्रोच, कार्यात्मक विचारधारा। तो ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच कहती है कि इसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस का इवैल्यूएशन किया जाता है, वो फंक्शन जो उसके कार्य हैं उसके आधार पर किया जाता है। ठीक है, मतलब कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, वो आपकी फर्म में कार्य करने में रुचि दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। ठीक है, अगर वो मतलब कि उनका इंटरेस्ट है आपके फर्म में काम करने का, अच्छे से वो काम कर रहे हैं, आपकी फर्म में अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या मानी जाएगी, इफ़ेक्टिव मानी जाएगी। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके एम्प्लॉयज़ से अच्छे से काम करवा रही है, ठीक है, उनकी जो कार्य करने की जो मतलब कि वर्क क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आ रही है, ठीक है, जो वर्क क्वालिटी है वो उसमें भी कोई मतलब कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है, तो अगर ये सब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या मानी जाएगी, इफ़ेक्टिव मानी जाएगी। ठीक है, इसमें यह भी देखा जाता है कि जो आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर कितना कंट्रोल है एक ऑर्गेनाइजेशन का। अगर जो भी मतलब कि वर्क किया जा रहा है उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल है, तो भी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या मानी जाएगी, इफ़ेक्टिव मानी जाएगी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है कंपीटिंग वैल्यू अप्रोच, प्रतियोगिक मूल्य विचारधारा। अब ये अप्रोच क्या कहती है कि जो मतलब कि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस के इवैल्यूएशन के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये जो मतलब कि विचारधारा है, ये जो अप्रोच है, इसके अंदर जो आपकी फर्म है उसकी कंपीटिंग वैल्यू को देखा जाता है। ठीक है, अगर जो आपकी कंपीटिंग वैल्यू है, जो आपका प्रतियोगिक मूल्य है, अगर वो अधिक है, मीन्स उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, ठीक है, उसका जो वैल्यू है वो भी ज़्यादा है, और उसमें मतलब कि जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है वो भी ज़्यादा किया जा रहा है, ठीक है, तो जो आपकी फर्म है वो क्या मानी जाएगी, इफ़ेक्टिव मानी जाएगी। और इस अप्रोच में क्या है कि जो मतलब कि एवरी पर्सन है वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट जो मतलब कि आपके कंपीटिंग वैल्यू है वो निर्धारित करता है। ठीक है, जिससे कि जो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस है उसका पता चलता है। तो इसमें जो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिवनेस है उसका जो पता चलता है वो कंपीटिंग वैल्यू पर बेस्ड होता है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है मैक्सिमाइजेशन और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इफ़ेक्टिवनेस। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है आगे, जैसे कि फर्स्ट है कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमाइजेशन इकोनॉमिक मैन अप्रोच। ये अप्रोच क्या कहती है कि मैक्सिमाइजेशन, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमाइजेशन, अधिकता का विचार। अब जो अधिकता से अभिप्राय है वो क्या है, मैक्सिमाइजेशन, लाभों को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, जो आपके प्रॉफिट्स हैं उनको क्या करना, मैक्सिमाइज करना। इसमें जो मतलब कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिवनेस है वो जो आपके प्रॉफिट हैं उनके मैक्सिमाइज करने पर बेस्ड होती हैं। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रॉफिट हैं वो मैक्सिमाइज हैं, ज़्यादा हैं, तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसे क्या माना जाएगा, इफ़ेक्टिव माना जाएगा। अब इससे रिलेटेड दूसरा है कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मैन अप्रोच।
अब ये अप्रोच क्या कहती है कि जो अनुकूलता का विचार है वो ये कहता है कि जो मतलब कि अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, जो भी मतलब ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव का चुनाव करना, बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना आपका क्या कहलाता है, अनुकूलता कहलाता है। मीन्स जितने भी रिसोर्सेज पड़े हैं उसका बेटर से बेटर यूटिलाइजेशन करना। ठीक है, जो आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना आपका क्या कहलाता है, अनुकूलता कहलाता है। ठीक है, और जो ये आपकी अप्रोच है इसके अंदर जो आपके कस्टमर्स होते हैं उनके सेटिस्फेक्शन के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो मतलब कि आपकी प्रभावशीलता होती है, जो इफ़ेक्टिवनेस होती है, वो बेस्ट अल्टरनेटिव पे बेस्ड होती है। कस्ट जो आपके कस्टमर्स हैं उनके सेटिस्फेक्शन पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो ये थी आपकी अप्रोचेज़ जो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस की अप्रोचेज़ हैं। उसके बाद आपका आता है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस की कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। उसके इसमें फर्स्ट आपका आता है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। कुछ संगठनात्मक तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट आपका पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, संगठनात्मक ढांचा। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो आपका संगठनात्मक ढांचा है, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वो एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। यदि आपका जो संगठनात्मक ढांचा है, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो अच्छा है, ठीक है, मीन्स उसके अंदर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनके बीच में रिलेशन अच्छे हैं, उसके अंदर काम करने का डेडिकेशन है। ठीक है, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसके अंदर कुछ एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, कुछ डिसीजन मेकर भी हैं। तो जो आपका जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या माना जाता है, इफ़ेक्टिव माना जाता है। ठीक है, और यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अच्छा है तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे भी क्या माना जाएगा, इफ़ेक्टिव माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है टेक्निकल एडजस्टमेंट। टेक्निकल एडजस्टमेंट क्या कहती है कि जो मतलब कि आज का जो एनवायरनमेंट है वो टोटली टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और जो टेक्नोलॉजी है वो डे बाय डे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर बाई चांस मान लिया जाए कि एनवायरनमेंट में डे बाय डे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ठीक है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो टेक्निकल एडजस्टमेंट कर लेती है, टाइम टू टाइम क्या करती है, एडजस्टमेंट कर लेती है अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या मानी जाएगी, इफ़ेक्टिव मानी जाएगी। जैसे कि हमने कल पढ़ा था ना, इसके फीचर्स में पढ़ा था लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर जो आपकी फर्म है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट उसमें चेंज किए जा सकते हैं, तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या मानी जाएगी, इफ़ेक्टिव मानी जाएगी। अगर वो लचीलता नहीं है, वो चेंज एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकती, तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अफेक्टिव नहीं माना जा सकता। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है एनवायरमेंट फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसमें वातावरणीय तत्वों को शामिल किया जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा है एनवायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी आपका मतलब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, और जो आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। ठीक है, जितना भी ये आपका एनवायरनमेंट है वो आपका सारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, और ये भी आपकी ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अगर मान लिया जाए कि जो आपके रूल्स हैं, मिल एक देश के जो रूल्स हैं, ठीक है, वो कल को चेंज हो जाए, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, या मतलब कि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाए, इसमें कोई चेंज आ जाए, टेक्नोलॉजिकल तो कोई चेंज आ जाए, ठीक है, अगर उसके अंदर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आसानी से सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या माना जाएगा, अफेक्टिव माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है इंटरनल एनवायरनमेंट।
अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की रूल रेगुलेशन चेंज हो रही हैं, पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपके जो वर्कर्स हैं वो आसानी से काम कर पा रहे हैं, ठीक है। क्यों? टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ रहा है आपको, अपने रूल रेगुलेशन पॉलिसीज़ जो भी स्ट्रेटजीज़ है उसमें भी चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर आपके पास उससे रिलेटेड सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपकी फर्म है उसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके अलावा अगर मीन्स आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो मैनेजर है वो भी तो आपके इंटरनल फैक्टर हैं, अगर उनके बीच में रिलेशंस अच्छे हैं तो भी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसे क्या माना जाएगा, इफ़ेक्टिव माना जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो एक ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है फैक्टर्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ से भी रिलेटेड कुछ फैक्टर्स आते हैं। अब ये क्या कहता है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, अगर उनके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर उनको फर्म के ऑब्जेक्टिव से अलग कर दिया जाए, ठीक है, तो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसको अफेक्टिव नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग अलग हो चुके हैं। एम्प्लॉयज़ अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने पे ध्यान देंगे तो फर्म के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा नहीं कर सकते। अगर जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो फर्म के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेंगे, जिसके साथ साथ जो आपकी फर्म है उसके भी वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी आसानी से अचीव किया जा सकता है, जिससे कि जो आपकी फर्म है वो क्या मानी जाएगी, इफ़ेक्टिव मानी जाएगी। तो ये फैक्टर भी जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इफ़ेक्टिवनेस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है फैक्टर रिलेटेड टू मैनेजर। मैनेजर से रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। फर्स्ट आता है रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी फोरकास्ट, संसाधन उपलब्धता अनुमान। अगर मान लीजिए आपका मैनेजर ऐसा है जिसने क्या किया है, फोरकास्ट किया है, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको ध्यान में रख के क्या किया है, फोरकास्ट किया है, अनुमान लगाया है सिर्फ, ठीक है। अगर वो अनुमान सही चला जाता है, मीन्स जैसे जैसे उसने फोरकास्ट किया था, अनुमान लगाया था, वैसे वैसे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए हैं, उसका अनुमान सही निकला, ठीक है, तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या मानी जाएगी, इफ़ेक्टिव मानी जाएगी। क्यों? जो आपका मैनेजर था उसके जो मतलब की फोरकास्टिंग थी वो सही थी। अगर उसकी फोरकास्टिंग गलत हो जाती है तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उस पर क्या है, अपोजिट अफेक्ट पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तब उसको क्या है, इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। उसके बाद बी पॉइंट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। मीन्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मैनेजर्स क्या करते हैं, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को ईजिली अचीव करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिव मानी जाएगी। अगर जितने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं किया गया है और आपके जो फर्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी पूरा नहीं किया गया है, तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल है उसको क्या माना जाएगा, इफेक्टिव नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो मैंने बताया आज की वीडियो में ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दिया और उसके क्या क्या अप्रोचेज़ हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस की क्या क्या अप्रोचेज़ हैं, क्या क्या विचारधारा हैं, और ये जो फैक्टर अफेक्टिंग है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।